हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल CUET वर्ल्ड। और इस वीडियो में हम CUET 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा कोर्स जो है वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है और एडमिशन इसका 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता दे रहा हूँ कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो चाहे तो बिगनर है या चाहे आपने अपनी प्रिपरेशन कर रखी है और आपको एक फ़ाइनल टच चाहिए, आपको कंटेंट रिवाइज करना है, या अगर आपको ये कंटेंट नहीं मिल पा रहा आपको कोई इंटरनेट पे या कहीं भी, तो रिलायबिलिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे कोर्स से अभी तक लगभग 300 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो JNU में जा चुके हैं और 500 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो करीब करीब आपके जितने भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे वो DU हो गया, चाहे वो BHU हो गया, चाहे बाकी कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया या हरियाणा हो गया, आपको इन सब यूनिवर्सिटीज़ में हमारे स्टूडेंट मिलेंगे। इन सब यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, उनका आप अगर इंटरव्यू देखना चाहो तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। वहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको अपनी तैयारी कैसी रखनी है, क्या स्ट्रेटजी करनी है। स्ट्रेटजी के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा अभी, लेकिन अभी ये जो वीडियो है ये है 2023 का जो CUET में पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस है। और आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो आई थिंक यू आर वेरी मच कंसर्न अबाउट योर प्रिपरेशन। तो एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि along with your preparation you have to keep solving previous year question papers, and for that I have tried to bring as much as question as possible, like अभी जो नेट JRF के पेपर हैं, चाहे वो CUET का प्रीवियस ईयर पेपर हो या नेट JRF का प्रीवियस ईयर पेपर हो या किसी भी यूनिवर्सिटी का जो पहले एग्ज़ाम होता था उसका पेपर हो, या कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर के बहुत सारे एग्ज़ाम होते रहते हैं उनका पेपर हो, तो मैं इन सब को अभी आई थिंक कि बहुत जल्दी ही 1 से 2 महीने के अंदर में आपको इन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जो है एक वीडियो, एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिलेंगी। और अगर आपको रिवीजन करना है तो आप वीडियो के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हो, बट PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट एज आई हैव सेड मल्टीपल टाइम्स इन क्लास। और मतलब मैंने आपको वीडियोस के थ्रू या क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के या बिना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए यू कैन नॉट क्वालिफाई एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर। अगर ये सब्जेक्टिव होता तो आपको आंसर राइटिंग करनी होती, पर ऑब्जेक्टिव है तो आपको रटना पड़ेगा, चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और बात यह है कि अगर आप रटने के लिए तैयार नहीं हो अभी, इफ़ यू आर नॉट रेडी टू मेमोराइज द फैक्ट्स, then competition is going to be tough for you. Now let's see, पेपर को अभी देखते हैं, फिर हम लास्ट में जब पेपर ख़त्म हो जाएगा तब कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं आपको ये भी बताता रहूँगा ये क्वेश्चन इजी है, मॉडरेट है, कैसा है, किस लेवल का है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले अगर मैं आपको पहला क्वेश्चन जो है वो है कि द टर्म ऑफ लोकसभा वाज एक्सटेंडेड टू 6 ईयर बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। कौन से अमेंडमेंट से लोकसभा का जो टर्म था वो 6 ईयर तक बढ़ा दिया गया था। अब जैसे एक मैं आपको बात बताता हूँ यहाँ पे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आपको पता है कि इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अमेंडमेंट एक्ट टिल डेट, मतलब इसको एक प्रकार से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी के समय में जब इमरजेंसी लगी थी तो उन्होंने संविधान में एक बहुत बड़े मात्रा में चेंज लाने की कोशिश करी थी, और उस दरमियान उन्होंने लगभग जो संविधान के हमारे फंडामेंटल्स थे उनको भी चेंज करने की कोशिश करी, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेट वाज द डार्क फेज फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। तो अब इस क्वेश्चन को, सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट you know that whether 42nd was there, where 41st was there, कौन सा था, you don't know. Now in this question what you can do, आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन में आपको एक कैलकुलेटेड गेस लेना पड़ेगा। जैसे ही लिख रहा है कि टर्म ऑफ लोकसभा एक्सटेंडेड, कहने का मतलब डेमोक्रेसी से छेड़छाड़ हुई थी, और ऐसा कौन कर सकती हैं, तो अभी तक तो ऐसा कुछ आपने सुना नहीं है कि किसी ने ऐसा किया हो, किसी प्रधानमंत्री ने किया हो, और इतना पावरफुल कोई प्रधानमंत्री हुआ भी नहीं है। तो आपके दिमाग में एक ही बात आता है, वो है इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के समय में जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ था वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था। तो यू कैन गेस 42nd अमेंडमेंट एक्ट। वैसे क्वेश्चन मतलब है ऐसा कि 42nd में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे तो कंफ्यूजिंग है, बट यू कैन गेस। सो द आंसर इज 42nd अमेंडमेंट, एंड आई विल पुट दिस इन द मीडियम कैटेगरी। हार्ड भी नहीं करूँगा, बट इजी टू मीडियम के बीच में आप इसको रख सकते हो। हार्ड तो बिल्कुल नहीं है, इजी भी नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजिंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप देखोगे और एकदम से आपके जुबान पे आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफिशियल एक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अब ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, देखो ऑफिशियल एक्टर पूछ रहा है, ऑफिशियल इसमें से कौन है, जुडिशियरी ऑफिशियल है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिशियल है, एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल है। पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट ऑफिशियल पार्टीज।
पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि डिवाइस है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी को चलने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ती है। दिस इज नॉट ऑफिशियल, सो पॉलिटिकल पार्टी इज द राइट आंसर, इट इज इजी वन। विच ये क्वेश्चन है 28 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग वाज मैगजीन स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग अबाउट गांधी. Gandhi is one of the favorite topic for examiners. Apart from what Gandhi did, गांधी जी ने जो किया वो तो खैर बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बट अपार्ट फ्रॉम डैट गांधी इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक फॉर एवरी एग्जामिनर, और आपके टॉप सिलेबस में भी लिखा हुआ है। तो आई विल रिकमेंड कि गांधी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब गांधी को पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि सब्जेक्टिव आपने पढ़ लिया कि गांधी जी का ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट क्या था, या गांधी जी जो भी स्वराज का कंसेप्ट है, या जो भी कंसेप्ट है वो तो चलो हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। जो फैक्ट्स है गांधी जी से रिलेटेड, ठीक है, उन फैक्ट्स को रटना है। सबसे पहले किस टाइप का फैक्ट्स आपको रट के जाना है मैं आपको बता देता हूँ। पहला, गांधी जी का जन्म ऑब्वियसली आपको पता है गुजरात के पोरबंदर नाम के जगह पे हुआ था। उसके बाद गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका जाने के बाद गांधी जी ने कुछ मूवमेंट्स स्टार्ट करी। उस मूवमेंट्स में जो क्रोनोलॉजिकली अगर आप मूवमेंट्स देखोगे, ठीक है, तो चाहे वो जो मतलब इंडियंस जो अपने साथ लेके घूमते थे, एक पासपोर्ट टाइप का एक अलग आइडेंटिफिकेशन था, उसको जलाने की बात करी, या पैसिव रेसिस्टेंस पूरा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही सीखा और वहीं एक्सपेरिमेंट करके वो बाद में इंडिया है 1915 में। तो ये भी याद रखना है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया आए। इंडिया आने के बाद गांधी जी ने पूरे भारत का टूर किया, और टूर करने के बाद गांधी जी जो है वो सबसे पहला जो अपना मूवमेंट करते हैं वो चंपारण का मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे चंपारण CAKE केक से याद रखना, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, 3 मूवमेंट यहाँ पे 1970s और 1918 मतलब जो 1918 का समय है वहाँ पे उन्होंने किया। फिर 1919 में गांधी जी ने जो उस समय रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट के लिए इन्होंने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया, रॉलेट सत्याग्रह। और इस रॉलेट सत्याग्रह के कारण आपको पता है कि एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ, जिसको हम 13 अप्रैल को, बैसाख का समय था, उस समय जालियांवाला मैसेकर हुआ। और इस 13 अप्रैल को जो जालियांवाला मैसेकर हुआ, इसके कारण गांधी जी ने अपना नाइटहुड का उपाधि छोड़ा। तो ये जो फैक्ट्स हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल दैट दीज फैक्ट्स जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी है। और इसके बाद सबसे पहली चीज़ है, गांधी जी ने कौन कौन सा आश्रम कहाँ कहाँ स्टार्ट करा, टोल्स्टॉय फार्म कहाँ स्टार्ट करा, फिनिक्स फार्म कहाँ स्टार्ट करा। मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से डायमेंशंस को पढ़ने हैं, कहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। तो पहला जो है वो है फार्म, आप याद कर लेना। गांधी जी ने कौन कौन सा, मतलब फार्म कहने का मतलब उनका जो जहाँ वो रहते थे। तो गांधी जी का एक आपको पता है कि गांधी जी जहाँ रहते थे वहाँ वो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते थे, बहुत सारे लोगों को रखते थे, उनको एक जीने का कला सिखाते थे। गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई वेरियस थिंकर, चाहे वो थॉरियो हो, चाहे वो टोल्स्टॉय हो। तो इन सब लोगों से गांधी जी प्रभावित थे, रस्किन से प्रभावित थे। गांधी जी क्वेश्चन पूछ सकता है कि थॉरियो से गांधी जी क्या प्रभावित थे। जो गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस का जो हम कहते हैं गांधी जी लेके आए इंडियन फॉर्मेट में, वो कहाँ से सीख किया है। गांधी जी का जो एक प्रकार से ब्रेड लेबर का कंसेप्ट था। ब्रेड लेबर का कंसेप्ट कहने का मतलब होता है कि गांधी जी जो है वो ज़्यादा जो है वो फिजिकल लेबर को समझते थे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल लेबर है, ना कि मेंटल लेबर है। जैसा कि हम देखते हैं कि आज का जो सोसाइटी है या जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वहाँ पे मेनली आपको मेंटल लेबर का दिखता है कि हाँ, मेंटल लेबर जो है वहाँ पे लोगों को ज़्यादा सैलरी है, जो सरप्लस वैल्यू है एक प्रकार से, जो कार्ल मार्क्स का सरप्लस वैल्यू का थ्योरी है कि जो फिजिकल लेबर होता है उसी का एक पार्ट कैपिटलिस्ट सरप्लस लेबर की तरफ से रख लेते हैं। तो गांधी जी का कंसेप्ट था ब्रेड लेबर का, कि जो भी आदमी जी रहा है, जो भी इंसान है, उसको फिजिकल लेबर करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल लेबर आपको ह्यूमन बनाता है। तो गांधी जी से रिलेटेड आई थिंक ऐसे कम से कम 20 से 30 टॉपिक है जो आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखो, ये पढ़ने का तरीका होता है। एक तो आप पढ़ते हो कि आपने गांधी चैप्टर को उठाया और गांधी चैप्टर को पढ़ लिया, गांधीज्म चैप्टर को उठाया, उसको पढ़ लिया। एक होता है कि आप क्वेश्चन के बेसिस पे एनालाइज करके पढ़ते हो। तो जब आप क्वेश्चन के बेसिस पे एनालाइज करके पढ़ोगे, देन बिलीव मी दैट यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि कौन सा मैगजीन गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया। अगर आपको ये पता भी हो कि साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी गए थे तो उन्होंने इंडियंस की बात करने के लिए एक मैगजीन स्टार्ट किया था, इंडियन ओपिनियन, तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा आपके लिए। अदरवाइज क्वेश्चन टफ है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो गांधी जी से रिलेटेड जो मैं बता रहा था कि गांधी जी ने कौन कौन सा आश्रम, फार्म स्टेब्लिश किया, वो याद रखना। गांधी जी ने कौन कौन सा पेपर लिखा, पेपर कहने का मतलब उस समय जो मैगजीन आता था वो लिखा, जैसे यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज तो उनकी किताब है, लेकिन यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, दिस ऑल आर द पेपर्स और मैगजीन्स पब्लिश्ड बाय गांधी, या गांधी इसमें जो है वो एडिटर रहे हैं, लिखे हैं।
तो ये आपको याद होना चाहिए। इनके ईयर्स भी आपको याद होने चाहिए। ईयर्स के साथ आपके नोट्स बने हुए चाहिए। देखो दिमाग से चीज़ें निकलती हैं, दिस इज़ फॉर श्योर। मतलब मुझे भी 100% चीज़ें अभी याद नहीं है कि मैं आपको बता दूँ सब कुछ कि हाँ भाई ये बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर थिंग्स, बट एटलीस्ट यू हैव टू प्रिपेयर अ नोट। आपके पास एक नोट ऐसा तैयार होना चाहिए, क्योंकि गांधी से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो यू कांट अफोर्ड कि आप वैसे क्वेश्चन को रॉन्ग कर दो, क्योंकि गांधी से क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आपको सही करना पड़ेगा। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर इसका है इंडियन ओपिनियन। मैं आंसर बताते जा रहा हूँ, और आंसर मैंने आंसर की से ही लिया है, क्योंकि आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन होगा मैं बता दूंगा, पर जो नेट मान के चलता है आप उसको ही मान के चलो, क्योंकि अगर कल को वो सेम क्वेश्चन रिपीट कर दे तो आप वही आंसर टिक करो, और अगर वो गलत करता है तो फिर यू कैन ईजिली चैलेंज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? देखो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज अ लिबरल कंसेप्ट, लिबरल कंसेप्ट कहने का मतलब होता है कि लिबरल कंसेप्ट पहले तो समझ लो कि क्या होता है। व्हाट इज लिबरल कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी? लिबरल कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिलीव्स दैट एवरीवन शुड हैव द एबिलिटी टू एंजॉय देयर मेरिट। सबको अपना मेरिट एंजॉय करने का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि कोई आदमी है, वो बहुत इंटेलिजेंट दिमाग का है, कोई आदमी है जो उतना इंटेलिजेंट दिमाग का नहीं है, ठीक है। तो जो इंटेलिजेंट दिमाग का आदमी है ना, उसको क्या होगा कि वो जीवन में अगर ज़्यादा नहीं पाएगा तो उसका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा ना। इफ़ सपोज यू आर अ वेरी लेबोरियस स्टूडेंट और आपको रैंक 1 आता है, तो आपको मोटिवेशन मिलता है पढ़ने का कि भाई हम पढ़ेंगे, हमको रैंक 1 लाना है, हमको पैसा कमाना है, हमको जीवन में आगे बढ़ना है। कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो एकदम नहीं पढ़ता है, बिल्कुल नहीं पढ़ता है, तो वो फेल करता है तो उसका जीवन खराब होता है, उसको मतलब लाइक बहुत चीज़ें नहीं मिलती है जीवन में। ऑब्वियसली हम इसलिए लेबर करते हैं। अगर मान लो सोसाइटी ऐसा हो जाए कि आप चाहे जितना भी मेहनत करो आपको पाना वही है, जो एक बहुत आइडियोलॉजी है इक्वालिटी ऑफ आउटकम की। द वर्स्ट, आई थिंक द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वालिटी इज इक्वालिटी ऑफ आउटकम। दिस इज समथिंग दैट विल डिसइंटीग्रेट द सोसाइटी। अब मतलब ये बहुत आइडियलिस्ट कंसेप्शन है कि भाई सबको समान मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। एवरीवन शुड गेट अकॉर्डिंग टू मेरिट, बट देयर्स अ वेरी pertinent question related with this equality, and the thing is कि देखो भैया, अगर इक्वालिटी की अगर बात कर रहे हो ना, तो आप इक्वालिटी किस सेंस में बात कर रहे हो? ठीक है, समझ में आ गया। लिबरल कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी यही है कि मेरिट के अनुसार मिलना चाहिए, बट जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो तो समान होना चाहिए ना। यहाँ पे हम इक्वालिटी की बात करते हैं। तो जहाँ पे भी बात आ जाए लेवल प्लेइंग फील्ड की, तब हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की। कि देखो, अगर ये रेस स्टार्ट हो रहा है तो रेस में एवरीवन विल रन, बट हम स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम रखेंगे। यहाँ पे पहले कौन पहुँचता है, दिस विल डिपेंड अपॉन कि ये कितना तेज दौड़ा था, कितना प्रैक्टिस करा था, क्या करा था, बट यहाँ से स्टार्ट होगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो अब इस क्वेश्चन को समझो। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज अ लिबरल कंसेप्ट जो कहता है कि सबका लेवल प्लेइंग फील्ड सेल होना चाहिए, बाकी उसमें मेरिट का जो है फिर रोल होता है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ? नहीं, दिस इज नॉट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दिस इज रूल ऑफ लॉ, या जो लीगल कंसेप्शन ऑफ लॉ है। एवरीबडी हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये भी नहीं है इसका मतलब। सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, ये भी नहीं है। एवरीबडी इज इक्वल टैलेंट एंड स्किल, ये तो खैर ऑब्वियसली। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हमको ये सेंस हो जाना चाहिए कि कौन सा आंसर गलत है। जब आप ये समझ में आ जाएगा ना कि कौन सा आंसर गलत है ना, उसके बाद आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि मतलब कि हम एक तो एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है कि हम अब एलिमिनेट कर चुके हैं कि ये तो गलत ही है, यानी कि अब जो हमारे पास आंसर बचा वो सही है। So an equal opportunity to become unequal. This is the real meaning of equality of opportunity, where you have an opportunity to become unequal. Say for example, this is the level playing field. This is the starting point. और यहाँ से आपको दौड़ना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से डिसाइड होगा आपका मेरिट कि अगर यहाँ से आप अच्छा दौड़ रहे हो। से फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वी हैव द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन से क्या होता है? रिजर्वेशन से होता है कि जो हिस्टोरिकली ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी रहा है जिसके साथ ऑपरेशन हुआ है, जिसके साथ बहुत ज़्यादा जिसको दबाया कुचला गया है, अब इसके कारण क्या हो गया है कि उसको मतलब बहुत ऐसा उसका बैकग्राउंड हो गया है कि नाउ ही कैन नॉट डायरेक्टली कम फॉरवर्ड। तो उसके लिए एक पॉजिटिव
हैंड जो गवर्नमेंट का होता है कि गवर्नमेंट उसको बोलेगी कि चलो भैया हम आपको थोड़ा पहले पुश करेंगे, आपको एक इक्वल प्लेइंग फील्ड पे लाएंगे, फिर आप दौड़ोगे और फिर आप कंपटीशन में। अब ऐसा नहीं होता है कि जो ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करता है उनको सीधा उठा के नौकरी दे दिया जाता है, नहीं, उनको कुछ छूट दिया जाता है, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन रखी जाती है ताकि इनको एक इक्वल प्लेइंग फील्ड मिल पाए। ओके, सो आई थिंक कि मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, ठीक है। Which among the following is not associated with कोल्ड वार? भाई फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। क्रिएशन ऑफ बिजोनिया जो है वो कोल्ड वार में हुआ था, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन ऑब्वियसली, और मार्शल प्लान जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप के लिए था, ये सारे कोल्ड वॉर के पीरियड में थे। पर नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कैनाल जो था वो कोल्ड वॉर से एसोसिएटेड नहीं था, ये इसी समय में हुआ था, बट दिस इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ कोल्ड वॉर बिकॉज सुएज कैनल का जो पूरा इशू है वो फॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से रिलेटेड है। तो खैर इसके बारे में आप सर्च करके पढ़ लेना, बट अकॉर्डिंग टू द आंसर क्वेश्चन द आंसर इज नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कैनल। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्क्सिस्ट लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स? मार्क्सिस्ट लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स कौन नहीं है? भाई देखो 3 लॉ ऑफ मार्क्सिज्म जो डायलेक्टिक्स का है, जो एंगल्स ने अपनी किताब एंटी दोहरिंग में लिखा था, वो आप याद रखना। पहला था निगेशन ऑफ निगेशन, यूनिटी ऑफ स्ट्रगल ऑफ अपोजिट, एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटेटिव चेंज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखना, ठीक है। सो इंक्रीज इन क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी चेंज, यूनिटी ऑफ स्ट्रगल ऑफ अपोजिट, निगेशन ऑफ निगेशन, इंक्रीज इन क्वालिटी लीड्स टू क्वांटिटिव चेंज, ये जो था आपका तीनों प्रॉपर्टी था डायलेक्टिक्स का। तो जो करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ये पूछ रहा है नॉट मार्क्स लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स, तो ये होगा इंक्रीज इन क्वालिटी लीड्स ऑफ क्वांटिटिव चेंज, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। 3 जो डायलेक्टिक्स के प्रिंसिपल है, चलो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इसके बारे में। देखो डायलेक्टिक्स का पूरा कंसेप्ट चलता है थेसिस और एंटीथेसिस पे। एक होता है थेसिस, एक होता है एंटीथेसिस। अब से सपोज कि कोई एक चीज़ है और कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता, आपको पता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लो साइकिल जो है वो एक क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट चीज़ तो नहीं है ना। साइकिल में क्या गुण है कि साइकिल में 2 चक्का होता है, ये दोनों चक्का कनेक्टेड होता है, पैडल मारते हो तो ये स्पीड भागता है। ये साइकिल का क्या है? ये साइकिल का थेसिस है। साइकिल का एंटीथेसिस क्या है? साइकिल का एंटीथेसिस है कि साइकिल में मोटर नहीं है, साइकिल ऑटोमेटिकली नहीं चलता है, साइकिल में कंफर्टेबल सीट नहीं है। तो अब यहाँ से देखो, एक तो बोलता है निगेशन ऑफ निगेशन, यूनिटी ऑफ स्ट्रगल ऑफ अपोजिट। अब देखो समझो क्या है, ये साइकिल है, साइकिल में जो गुण है, जो प्रॉपर्टी है, उसका एंटी प्रॉपर्टी भी साइकिल में ही छुपा हुआ है कि इसमें ये चीज़ें नहीं हैं। तो यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ अपोजिट हो गया। अब जब आप क्या करते हो कि इस थेसिस को इसके एंटीथेसिस से निगेट कर देते हो, तो आप इन दोनों को मिला देते हो। तो साइकिल का जो प्रॉपर्टी है कि साइकिल में 2 पहिया लगा हुआ है और पैडल मारो तो चलता है, इसमें अगर आप मिला दो कि उसमें मोटर लगा दो, कंफर्टेबल सीट लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा? वो मोटर बाइक हो जाएगा या मोटरसाइकिल हो जाएगा। तो थेसिस और एंटीथेसिस जब मिला तो एक नया चीज़ बना जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस। और ये सिंथेसिस जो होगा वो एक अलग फॉर्म होगा और वो एक क्वालिटेटिव चेंज होगा, एंड दिस इज इंक्रीज इन क्वांटिटी लीड्स ऑफ क्वालिटेटिव चेंज। तो तीनों प्रॉपर्टी को मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया है। एग्जांपल है ये, मतलब क्या बता सकते हैं हम इसको, दिस इज़ वेरी आई कैन से कि वेरी रॉ फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस सिंथेसिस। पर समझने के लिए आई थिंक इट इज़ बेस्ट कंसेप्ट कि आप इसको समझो कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता और उसी परफेक्ट चीज़ में उसका इम्परफेक्शन छुपा हुआ होता है, और दोनों को जब आप मिलाते हो तो एक सिंथेसिस बनता है। नाउ मूविंग अहेड, द फर्स्ट डिलिमिटेशन वाज कैरीड आउट अंडर व्हिच ऑफिस प्रेसिडेंट? इट इज़ अ हार्ड क्वेश्चन, लाइक दिमाग नहीं चलता वहाँ पे तो लोग मार देते हैं कुछ भी, और कन्फ्यूजिंग है तो हमें पता भी नहीं होता डिलिमिटेशन के बारे में उतना डिटेल में। बट हाँ याद रखना, आप क्वेश्चन आ गया है तो। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन हेग। भाई इजी क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर डिस्क्राइब द शिफ्ट फ्रॉम इंटरवेंशनिस्ट टू रेगुलेटरी स्टेट इन इंडिया? लॉयड एंड सुसन रुडोल्फ है। उन्होंने बात करी थी कि जो इंटरवेंशनिस्ट स्टेट था वो अब रेगुलेटरी स्टेट बन गया है। रेगुलेटरी स्टेट कहने का मतलब होता है कि पहले जो एक स्टेट था जो हर काम में दाखिल देता था, इंटरवीन करता था कि भैया आप ऐसे करो वैसे करो, वो अब ऐसे हो गया है कि आप काम करो, बस हम रेगुलेट करेंगे, यानी हम देख रेख करेंगे। ये मेनली जो हुआ है इंडियन स्टेट में वो 1990s के बाद में हुआ है, जो लाइसेंस राज वगैरह का पूरा प्रथा था उसको ख़त्म करके और एक प्रकार से ओपन मार्केट की बात करी गई। तो ये है हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर डिस्क्राइब शिफ्ट फ्रॉम इंटरवेंशनिस्ट टू रेगुलेटरी स्टेट इन इंडिया? नाउ क्वेश्चन नंबर 35, द बुक ऑथर्ड बाय जॉन रॉल्स ऑन जस्टिस इन इंटरनेशनल रिलेशन। अब भाई लॉज ऑफ पीपल आपको याद करना पड़ेगा। जॉन रॉल्स इंपॉर्टेंट थिंकर है, जॉन रॉल्स की किताबें रटी होनी चाहिए, कौन से ईयर में लिखा गया था वो भी रटी होनी चाहिए। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस एज फेयरनेस,
रॉल्स ने जस्टिस को क्या कहा था, तो रॉल्स ने जस्टिस को फेयरनेस कहा था। पॉलिटिकल लिबरलिज्म में रॉल्स ने क्या कहा, सोशल जस्टिस इन लिबरल स्टेट में क्या कहा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा द लॉज ऑफ पीपुल। याद रखना, नोट बना लो कि कौन से बुक में लॉ ने मतलब रॉल्स ने इंटरनेशनल रिलेशन में जस्टिस की बात करी थी। क्वेश्चन नंबर 36 इजी क्वेश्चन, आई विल से व्हाई इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अगर आपको एक भी पता है तो आप सब निकाल के ले जाओगे। अब देखो इसमें ऑप्शन ढूंढो कि कौन सा ऑप्शन है जो हर ऑप्शन डिफरेंट है। तो इसमें आपको दिखेगा कि सी में 3 है, डी में 1 है, लेकिन डी में यहाँ 2 है, बी में भी यहाँ 2 है, यानी ये थोड़ा सा मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं हल्का कन्फ्यूजिंग होगा। बट आप यहाँ से अगर इफ़ यू नो दैट आर्टिकल 50 इज रिलेटेड विथ सेपरेशन ऑफ पावर, एंड आई थिंक कि कुछ आर्टिकल्स तो याद होने चाहिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो। तो जैसे आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है, याद होना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कहीं से भी कोई आर्टिकल पूछ दे और नहीं आप बता रहे हो तो दिस इज योर फॉल्ट, बिकॉज यू शुड रिमेंबर दिस आर्टिकल्स। वैसे डीपीएसपी है, डीपीएस में कुछ आर्टिकल आपको रटे हुए होने चाहिए, जैसे आर्टिकल 40 पंचायत से रिलेटेड है, ईजी भी है, 40 से पंचायत याद रखना, 50 सेपरेशन ऑफ पावर ये याद होने चाहिए, आर्टिकल 44 जो मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो है, आर्टिकल 43 आर्टिकल, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, ऐसे कुछ आर्टिकल्स हैं दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो अगर आपको सेपरेशन ऑफ जुडिशरी आर्टिकल 50 पता है तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 है, बाकी आप देख लेना, इजी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत 40 है, वर्कर ऑफ पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट 43A है, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, ये भी याद रख लेना। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट आर्टिकल 49 है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी आर्टिकल 50 है। पहला एशियन समिट कहाँ हुआ था, मनीला फिलीपींस। फैक्चुअल क्वेश्चन, यू हैव टू रिमेंबर इट, मेक अ नोट ऑफ इट। जो भी क्वेश्चन मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि वो फैक्चुअल है, वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत बार पढ़ते हैं भैया, एथेनियन डेमोक्रेसी, यहीं से निकले हैं प्लेटो, यहीं से निकले हैं एरिस्टोटल, यहीं से निकले थे सोक्रेटिस, और ये सारे रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, यू मस्ट रीड इट इन WPT, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी और थॉट। नाउ ऑन क्वेश्चन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी, कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई, पढ़ लो। इसमें ह्यूमन राइट मूवमेंट अफेक्ट द पॉलिसी ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ह्यूमन राइट्स आर ऑल्सो डिप्लॉयड बाय स्टेट टू इन्फ्लुएंस ईच अदर्स डिसीजन, बिल्कुल सही है। देखो भाई, जो ह्यूमन राइट का इशू है ना, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू भी होता है। ये मेनली अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में बोला जाता है कि देखो अमेरिका जो है ना, वो क्या करता है, उसके यहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो उसको कोई मतलब नहीं है, किसी दूसरे कंट्री में ह्यूमन राइट का वायलेशन हो उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही अमेरिका को अपना इंटरेस्ट दिखता है ना इस कंट्री में कि अच्छा इस कंट्री से हमको ये फ़ायदा है, तो वो ह्यूमन राइट का एंगल लेके आता है और फिर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। सोवरेनिटी पे चैलेंज नहीं मान रहा है यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है। वैसे तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली आप इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। सोवरेनिटी भी आज के डेट में तो चैलेंज्ड होती है, बट इस क्वेश्चन के अनुसार और आंसर के अनुसार C and D, ओनली बिकॉज वी हैव टू चूज 2 ऑप्शन, so C and D is the most appropriate option, and that is one of the rule of MCQs that you have to choose the most appropriate option। ऐसा नहीं है सारे ऑप्शन आपको सही या गलत एकदम बाइनरी में मिल जाएंगे, बट या यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 40, गवर्नर ऑफ ऑफिस से रिलेटेड कौन कौन सा फैक्टर है। देखो एलिमिनेशन का मेथड है, अगर आपने इसमें C एलिमिनेट कर दिया ना तो बड़ा इजी हो जाता है। प्रेसिडेंट ओथ कंडक्ट करता है क्या गवर्नर का, नहीं, वो चीफ जस्टिस करता है ऑफ हाई कोर्ट। C एलिमिनेट करो, गया तो आपका आंसर आ गया 4। C एलिमिनेट बस आपको करना है, C गया, ADE आंसर आ गया, बाकी पढ़ लेना आप। Which among the following is not a principle of utilitarianism। भाई यूटिलिटेरियनिज्म सुनते ही आपको बेंथम याद आना चाहिए। बेंथम मतलब ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर, गवर्नमेंट इज नेसेसरी इविल, तो एक ही बसता है स्टेट इज अ नेचुरल नेसेसिटी। नो भैया, स्टेट जो है वो हमारा नेचुरल नेसेसिटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियनिज्म स्टेट जो है इसको हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बनाया है, और इसलिए क्योंकि हम एक ह्यूमन जैसा उसमें रह पाए। When the President of India attends the joint session of Parliament, who presides over the session? It is Speaker of India, Speaker of Lok Sabha obviously। हैबियस कर्पस, इजी क्वेश्चन, मुझे लगता है ये सब आपको याद होना चाहिए हाथ पर। आर्टिकल 32 रिट जुडिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का है। हैबियस कर्पस, मैंडमस, सीएस, सर्सियोरो, कुआ वारंटो और प्रोहिबिशन एक और याद रखना, एक और है इसमें, डेट इज़ प्रोहिबिशन। इसको नोट्स बना लो, इसका लिख लो। हैबियस कर्पस का मतलब ये होता है टू हैव द बॉडी। A का 3 से कौन मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है, सीधा क्वेश्चन बन गया।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट लीगल इक्वालिटी। लीगल इक्वालिटी क्या होता है? लीगल इक्वालिटी मतलब होता है कि आप जब मतलब कोई क्राइम करते हो ना, तो जब आप कोई क्राइम करते हो और आप जाते हो जज के पास में, तो जज ये नहीं देखेगा कि भैया आप कौन से कम्युनिटी से हो, आप रिच हो, आप पुअर हो, आपको मतलब आपके साथ पहले क्या हुआ था, नहीं क्या हुआ था, ऐसा नहीं है। मतलब कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें ऐसा रिजर्वेशन नहीं होता, या वहाँ पे ऐसा कोई पार्शियलिटी नहीं होती है कि भैया हम आपको कम सज़ा देंगे, ज़्यादा सज़ा देंगे। इसको लीगल इक्वलिटी बोलते हैं। इसमें होगा लीगल इक्वलिटी डज नॉट गारंटी इक्वल ट्रीटमेंट बाय लॉ। कहने का मतलब हुआ कुछ ऑफ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कि लीगल इक्वलिटी जो है वो आपको गारंटी नहीं करती है कि लॉ आपको इक्वल ट्रीट ही करेगी। दूसरा है सी इसका कि लीगल इक्वलिटी इज प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिविल सोसाइटी। सो देखो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पे आई डोंट नो हाउ NTA फ्रेम्स द आंसर। आई डोंट इवन नो कि क्या उनके दिमाग में चलता है, बट ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अलग लगा था, क्योंकि लीगल इक्वलिटी में ये आंसर दे रखा है कि लीगल इक्वलिटी डज नॉट गारंटी इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट बाय लॉ, और ये सही दे रखा है कि ए और सी जो है वो सही होगा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन MCQ जो है इसका आंसर शायद यही है। और मतलब मुझे ये लगा कि आई थिंक दिस क्वेश्चन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, बट व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू गो बाय द आंसर की। तो आंसर की से उन्होंने ये माना है तो हम भी ये मान लेते हैं और इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यही थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भाई ज़्यादा रटने का भी ज़रूरत नहीं है, आपको वहीं पे जो समझ में आए आप टिक करके आ जाना। 45 गार्बेज कैन मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी कौन दिया था? माइकल कोहेन इज़ द राइट आंसर। सो इसको याद रखना, माइकल कोहेन ने दिया था गार्बेज कैन मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। रॉबर्ट नोजियक इलस्ट्रेटेड नेगेटिव लिबर्टी इन हिज राइटिंग। आपको पता होगा इंटाइटलमेंट थ्योरी इन्होंने दिया था। जो रॉबर्ट नोजियक थे, 3 ट्रिनिटी याद रखना, एक नोजियक साहब थे, एक मिल्टन फ्रीडमैन थे, और एक जो थे वो आपके थे फ्रीडमैन, नोजियक एंड हाइक। सो दीज द ट्रिनिटी ऑफ दीज 3 थिंकर्स दे वर कंसिडर एज दे वर द प्रोमिनेंट स्पीकर ऑफ न्यू लिबरल स्कूल। न्यू लिबरल स्कूल क्या है? जो बोलता है कि भैया जो मार्केट है वही भगवान है, और स्टेट को जो है बिल्कुल इंटरवीन नहीं करना चाहिए, और मार्केट को डिसाइड करना चाहिए कि चीज़ें कैसे चलेंगी। तो इसको निगेटिव लिबर्टी भी बोलते हैं। निगेटिव लिबर्टी मतलब जब आप स्टेट को रोकते हैं कि आप इंटरवीन करो, आप किसी चीज़ को करो। खैर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट हाँ इतना समझ लो कि ये न्यू लिबरल थिंकिंग से बिलोंग करते हैं, जो निगेटिव लिबर्टी में बिलीव करते हैं। तो ऑब्वियसली रॉबर्ट नोजियक जो है वो लिबर्टी को बताते हैं, इसलिए क्योंकि वो कंसर्न करते हैं कि जो प्राइमरी थ्रेट टू लिबर्टी है इज इम्पोजिशन ऑफ ऑब्लिगेशन टू विच वन हैज़ नॉट कंसेंटेड। आप बिना कंसेंट के अगर किसी पे कुछ इम्पोज करते हो तो डैट इज़ निगेटिव लिबर्टी। जैसे कि नोजियक मानते हैं कि टैक्सेशन जो है एक प्रकार से क्राइम है, टैक्स ज़्यादा नहीं करना चाहिए, अगर लोग अपने मन से पैसा दे तो ठीक है, टैक्सेशन इज़ नॉट टू गुड। रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी क्या है? इसको ह्यूमनिस्ट और सैलो इकोलॉजी बोलते हैं। देखो इकोलॉजी में भी कंसेप्ट होता है डीप इकोलॉजी का, और एक होता है सैलो इकोलॉजी का। अंतर ये होता है कि जो डीप इकोलॉजी वाले होते हैं ना, वो ये मानते हैं कि हमको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए क्योंकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए नहीं करना है कि उसका कोई पर्पस है। तो एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी होती है कि हम इन्वायरमेंट को इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इन्वायरमेंट हमको ये चीज़ देती है। ये सैलो इकोलॉजी का पार्ट है। तो जो रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी है वो सैलो इकोलॉजी का पार्ट है, याद रखना। सार्तोरी का आपको पता है पार्टी सिस्टम था, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस याद रखना कि उसका ये 4 पार्टी सिस्टम नहीं था, कॉकस, ब्रांच, सेल और मिलिशिया, इसलिए R इज़ नॉट करेक्ट और A इज़ करेक्ट है। डिटेल में इस पर छोटा मोटा वीडियो मैं बना के अपलोड करता रहूँगा, जैसे सार्तोरी का पार्टी सिस्टम हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन अभी बनाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई थिंक अभी भी लंबी हो रही है वीडियो। नाउ अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय महात्मा गांधी और सिविलाइजेशन इन राइट ऑर्डर। महात्मा गांधी का सिविलाइजेशन पे क्या टेक था वो आपको समझना है। अब देखो जैसी हमने बात करी महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें एकदम याद होनी चाहिए कि भैया महात्मा गांधी सिविलाइजेशन के बारे में क्या सोचते थे। महात्मा गांधी सोचते थे मतलब ये बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट में महात्मा गांधी और राइट ऑर्डर में, कब बोला था, क्या बोला था। अब देखो ये बहुत टफ क्वेश्चन है, इसको आप वहाँ पे ना एग्जाम हॉल में छोड़ के आ सकते हो, डजंट मैटर्स एट ऑल। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है ना कि आप अब कहाँ से निकालोगे कि पहले क्या बोला था बाद में क्या बोला था। लेकिन पढ़ते हैं, इसका राइट आंसर CABD है। द पीपल ऑफ यूरोप टुडे लिव इन अ बेटर बिल्ट हाउस देन दे डिड 100 ईयर अगो, दिस इज कंसिडर्ड एम्ब्लेम ऑफ सिविलाइजेशन, बोला होगा। द सिविलाइजेशन टेक्स नोट इधर ऑफ मोरालिटी नॉर रिलीजन, बोला होगा।
डी द सिविलाइजेशन इन सच दैट वन हैज़ ओनली टू बी पेशेंट एंड इट विल बी डिस्ट्रॉयड, बोला होगा बी है सिविलाइजेशन नॉट अ इनक्यूरेबल डिजीज। सी आई वॉज ऑल्सो नॉट नोइंग दिस क्वेश्चन, आई डोंट नो इवन कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस, सो आई एम जस्ट पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क। यू कैन लाइक अगर आपको शौक हो तो आप जाके पढ़ लेना, बट ऐसे क्वेश्चन को मैं छोड़ के आ जाऊँगा, मतलब मैं ट्राई भी नहीं करूँगा। आगे देखते हैं। इट हैज़ बिन फाउंड अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो पहला दिया हुआ है द एंड ऑफ इमरजेंसी लीड टू डिक्लाइन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड ऑफ इमरजेंसी लीड टू डिक्लाइन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इज दिस अ राइट स्टेटमेंट? सो आई विल से कि यू हैव टू बी वेरी कंसर्न अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट अगर आप देखोगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में तो इसने वर्क जो करा है, जो शुरू से वर्क करा है, वो बहुत ऐसा किया है कि वो मेनली जो पार्टीज होती थी या जो क्रिमिनल्स होते थे उनके इन्फ्लुएंस में किया था। इमरजेंसी के समय ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन को भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर जो टी एन शेषन रहे हैं, और इसके बाद से इलेक्शन कमीशन ने एक असर्टिव रोल प्ले किया है, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो आज इलेक्शन कमीशन का पावर बहुत ज़्यादा है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बॉडी फॉर डेमोक्रेसी टू बी वेरी श्योर। अगर डेमोक्रेसी इंडिया में है तो इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा अधिकार है। लेकिन पहला ऑप्शन बोल रहा है कि क्या एंड ऑफ इमरजेंसी लेड टू डिक्लाइन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या एंड ऑफ इमरजेंसी डिक्लाइन करा है? तो नहीं, एंड ऑफ इमरजेंसी से डिक्लाइन नहीं हुआ है, बल्कि इलेक्शन कमीशन अच्छा हुआ है। और अगर आप ए को एलिमिनेट कर दो तो यू कैन इजिली रीच द राइट आंसर एंड दैट इज बी सी डी। अब पढ़ लो, इन 90s द कमीशन फेस्ड रेगुलेटरी एक्टिविज्म। बिल्कुल 90s में टी एन शेषन साहब आए थे और उन्होंने जो है वो एक प्रकार से ये किया कि इलेक्शन कमीशन का प्रो एक्टिव रोल रखा कि भैया हमको अगर डेमोक्रेसी बचानी है तो इलेक्शन कमीशन को सही काम करना पड़ेगा। द असर्टिवनेस ऑफ इलेक्शन कमीशन वॉज लार्जली ड्यू टू एन अलर्ट मीडिया एंड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, ये भी सही है। 90s में आपको पता है डैट कॉलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ, और कॉलिशन गवर्नमेंट का सबसे अच्छा फीचर ये होता है कि अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इवन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी एन शेषन कंट्रीब्यूटेड, तो बी सी डी आपको दिख रहा है ये सही ऑप्शन है। एंड ऑफ इमरजेंसी इज अ रॉन्ग ऑप्शन। नाउ अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। अब जस्ट टेल मी वन थिंग दैट इज दिस अ हार्ड क्वेश्चन? ऑब्वियसली दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक का डेट याद होना चाहिए अगर आपको अरेंज करना है। लेकिन यहाँ पे एक क्या बोलते हैं हम उसको, ग्लिच है। अगर आपको ये भी पता हो कि यूएन पहले आया होगा ना, नाम, EU, सार्क, एशियन, इनसे पहले तो यूएन आया ही होगा, तो आप आसानी से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, 2 and 4। एशियन आपको पता है, एशियन जो है यूएन से बहुत बाद में आया। एशियन इज़ अ लाइक बॉडी डेट केम लाइक इन 1970s 1960s, इतना तो कुछ याद होगा। एग्जैक्ट डेट अगर याद नहीं भी है तो आपको पता है सार्क उससे भी बाद में आया है, EU पहले आ सकता है। तो इस हिसाब से इफ़ यू हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शन देन आपके पास एक बच गया एंड दैट इज़ BEACD और BAACD, ये आपको याद रखना है। नाउ मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिक और बताता हूँ कि आप कैसे क्वेश्चंस को ना मतलब ऐसे कर सकते हो कि समझ सकते हो एग्ज़ाम हॉल में। अब मान लो मैं आपको बताऊँ, D अगर आप EU देखो और अगर आप सार्क देखो तो आपको पता है कि सार्क जो है ना, नहीं मतलब यहाँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, लेकिन अगर मैं आपको एशियन के बारे में बताऊँ तो आपको पता है कि एशियन जो है वो पहले आया है सार्क से, एशियन पहले आया है सार्क से। तो ऑप्शन में ए पहले होना चाहिए, सी बाद में होना चाहिए। तो ए पहले है, सी बाद में है, तो यहाँ से काम नहीं बना। तो ये हमारा मतलब यहाँ पे अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे नाम के बारे में। आपको पता है नाम बैंगडूम कॉन्फ्रेंस आपको याद होगा, तो नाम करीब 1960s में हो गया था। तो मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशन बने हैं वो नाम के बनने के बाद ही बनेगा। यहाँ से एक लॉजिक ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री में मतलब जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा है और कोल्ड वॉर एरा है उसका हिस्ट्री पता होना चाहिए। जैसे UN जब बना और जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो पूरा का पूरा जो मतलब वर्ल्ड था वो 2 गुट में बट गया। एक जो गुट था वो बार बार यही बोल रहा था कि भैया देखो आप अमेरिका ज्वाइन कर लो और अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट है और अमेरिका जो है आपको हेल्प करेगा वगैरह वगैरह। एक कम्युनिस्ट खेमा था जो रसिया के द्वारा चल रहा था।
इस दौरान कुछ लीडर्स थे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लीडर्स थे, जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना करी जिसको हम बोलते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट। तो ये सबसे शुरुआती दौर था कोल्ड वॉर का। तो बी के बाद ई ही आएगा, दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। और ये अगर आप ऑप्शन देखोगे कि ऑप्शन नंबर ई ए, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे थोड़ा सा इजीली एलिमिनेट होता है क्योंकि ई को सबसे लास्ट में डाला है। और आपको पता है नाम 1950s में हुआ था। ऑब्वियसली नाम के बाद ही ये सब ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे, चाहे सार्क हो, EU हो, एशियन हो। तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर 3 टिक कर सकते हो ईजिली। लेकिन इसको मैं हार्ड बता रहा हूँ क्योंकि ये है भाई, उतना दिमाग काम नहीं करता वहाँ पे। दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। नाउ थॉमस होब्स डिफाइंस सोवरेनिटी एज द पावर ऑफ पीपल टू क्वेश्चन द किंग। क्या ये सोवरेनिटी है, द पावर ऑफ पीपल टू क्वेश्चन द किंग? नहीं भाई, थॉमस होब्स बात करता है एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की, कि कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता सोवरेन को। द राइट ऑफ सिटीजन टू इलेक्ट गवर्नमेंट नहीं। द मोनोपोली ऑफ कोर्सिव पावर सिंगुलर रूलर। द ड्यूटी ऑफ द रूलर टू सर्व पीपल। आई थिंक द मोनोपोली ऑफ कोर्सिव पावर ऑफ सिंगुलर रूलर है, क्योंकि थॉमस होब्स ऑलवेज टॉक्ड अबाउट कि भैया जो पावर है, जो सोवरेनिटी है, उसको कोई चैलेंज नहीं मिलना चाहिए। सो द मोनोपोली ऑफ कोर्सिव पावर ऑफ सिंगुलर रूलर इज द राइट आंसर। Which of the following is the largest committee of parliament? अब देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बार बार आपने पढ़ा होगा, तो आई थिंक कि आपको नंबर भी याद होना चाहिए। एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर होता है, 22 जो होता है लोकसभा से होता है, और 22 या 9 जो है वो आपका राज्यसभा से होता है। एक बार देख लेना, आई एम नॉट, अभी याद नहीं आ रहा, ध्यान में नहीं आ रहा है, बट कमेटी ऑन एस्टिमेट्स इज़ द राइट आंसर। ये सबसे लंबी बड़ी कमेटी होती है पार्लियामेंट की। द फुल फॉर्म ऑफ NSSP, अ पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड्स फॉर। अब देखो ये सब क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि NSSP का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, याद रखना, NSSP का फुल फॉर्म है नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। ये बोल रहा है कि विल्सन्स 14 पॉइंट स्पीच, फ्रांसिस फुकुयामा एंड ऑफ हिस्ट्री, डेविड हिल कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, और एकेनबरी क्राइसिस ऑफ लिबरल ऑर्डर। इसको मैच करना है लिस्ट 2 से, ट्रायम्फ ऑफ लिबरलिज्म ओवर ऑल अदर आइडियोलॉजी। अरे देखो जैसे ही आया ट्रायम्फ ऑफ लिबरलिज्म ओवर ऑल अदर आइडियोलॉजी, इसी ये मतलब ही होता है एंड ऑफ हिस्ट्री का, कि हिस्ट्री खत्म हो चुकी है क्योंकि लिबरलिज्म जीत चुका है, बाकी आइडियोलॉजी हार चुकी है। द जनरल एसोसिएशन ऑफ नेशन मस्ट बी फॉर्म, द इरोजन ऑफ सोवरेनिटी नॉर्म्स, द क्रिएशन ऑफ रीजनल पार्लियामेंट। अब आपको इतना तो पता होगा ना कि 14 पॉइंट स्पीच में क्रिएशन ऑफ रीजनल पार्लियामेंट की बात तो नहीं करेंगे, इरोजन ऑफ सोवरेनिटी नॉर्म्स की बात नहीं करेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि बी से क्वेश्चन बन रहा है क्या। बी का 1 है, अब बी का 1 है तो नहीं, क्वेश्चन नहीं बन रहा है। 2 ऑप्शन बस एलिमिनेट हो गए हैं कि बी का 1 इस दोनों में ही है। तो ए का क्या होगा? अब देखो ए का इरोजन ऑफ सोवरेनिटी नॉर्म्स तो नहीं होगा, तो ए का 3 होना चाहिए, यानी ए का होना चाहिए जनरल एसोसिएशन ऑफ नेशन मस्ट बी फॉर्म। विल्सन साहब का 14 पॉइंट स्पीच था, और 14 पॉइंट स्पीच में मतलब ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ था। इन्होंने एक लिबरल ऑर्डर जो होता है कि दो देश दुनिया जो चलेगा वो इस प्रिंसिपल पे चलेगा, और ये 14 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। उसमें से एक प्रिंसिपल है कि जितने भी नेशंस हैं उनका एक एसोसिएशन होना चाहिए जो एक दूसरे को हेल्प करे, कंट्रीब्यूट करे डेवलपमेंट में। आगे बढ़ते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ अथॉरिटेरियन रूल? कौन सा एक अथॉरिटेरियन रूल नहीं है? अरे ऑब्वियसली मिलिट्री रूल अथॉरिटेरियन है, थियोक्रेसी अथॉरिटेरियन है, एब्सोल्यूट मोनार्की अथॉरिटेरियन है। या आपको थोड़ा अंतर भी पता होना चाहिए अथॉरिटेरियन का, टोटलिटेरियन का, डेमोक्रेसी का। देखो मैं टोटलिटेरियन अथॉरिटेरियन बताता हूँ। अथॉरिटेरियन कहने का मतलब होता है कि जब जहाँ पे एक रूलर रूल करता है और बहुत पावरफुल रूल करता है, आपको ज़्यादा मतलब दिक्कत, आपको बोलने का अधिकार नहीं होगा या आपको कुछ ज़्यादा चीज़ करने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन जो टोटलिटेरियन रूलर होता है ना, वो आपको बस यही नहीं करता कि आपको रूल करता है और आपको मतलब कुछ अधिकार नहीं देता है, नहीं, वो आपके इंटरनल लाइफ में भी इंटरफेयर करता है। आपको ये भी बताता है कि आपको खाना कैसे है, पीना कैसे है, सोना कैसी है। तो टोटलिटेरियन इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। ये याद रखना, कभी कभी आ जाता है कि कौन ज़्यादा एक्सट्रीम है, कौन कम एक्सट्रीम है। अब बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्लाटो स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। भाई अगर ये नहीं पता है आपको तो पॉलिटिकल साइंस आई थिंक कि आपने अभी शुरू किया होगा पढ़ना, या जब पढ़ोगे तो पता चलेगा। वर्च्यू फाउंड इन इंडिविजुअल और फाउंड इन लार्ज फॉर्म ऑफ द स्टेट, दोनों सही है। स्टेट इंडिविजुअल रिट लार्ज कहने का मतलब होता है ना कि देखो हम इंडिविजुअल है। प्लेटो कहते हैं कि हम इंडिविजुअल है ना, हम कुछ गुणों से बने हैं, जैसे कि हमारे में विजडम होता है, हमारे में करेज होता है, हमारे में टेम्परेंस होता है, करेज होता है। तो 3 गुण से हम बने होते हैं। तो ये मिथ ऑफ मेटल्स करके है कि हम जो है
मेटल्स के बने होते हैं, यानी कि हम कोई आदमी गोल्ड का होता है, कोई सिल्वर का होता है, कोई ब्रोंज का होता है। तो क्या होता है कि किसी आदमी में ना दिमाग ज़्यादा होता है, किसी आदमी में हिम्मत ज़्यादा होता है, किसी आदमी में एपेटाइट यानी भूख ज़्यादा होता है। जिसमें दिमाग ज़्यादा है वो रूल करे, जिसमें हिम्मत ज़्यादा है वो रक्षा करे, वो सैनिक बने, और जिसमें एपेटाइट ज़्यादा है वो बिजनेस वगैरह करे। तो ये हमारा इंडिविजुअल ट्रेट है, प्लेटो ये बताते हैं। तो द स्टेट इज इंडिविजुअल रीट लार्ज कहने का मतलब प्लेटो का यही है कि इसी इंडिविजुअल्स मिल के स्टेट बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल जब मिल जाते हैं तो स्टेट बनता है। तो स्टेट को भी ऐसे ही काम करना चाहिए, स्टेट के भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि स्टेट में भी जो विजडम रखता है वो स्टेट चलाए, जिसके पास करेज है वो मतलब रक्षा करे, और जिसके पास एपेटाइट हो वो रूल करे। तो वर्च्यू फाउंड इन एन इंडिविजुअल आर फाउंड इन लार्जर फॉर्म ऑफ स्टेट। दिस इज द राइट आंसर एंड आई थिंक दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Okay, moving ahead. Which two among the following did B.R. Ambedkar identify as critical of social reform in India? कौन सा वो दो आइडियोलॉजी है जिसको अंबेडकर साहब ने कहा कि ये जो है सोशल रिफॉर्म के अपोजिट में है? पहला उन्होंने कहा था पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स के बारे में, दूसरा सोशलिस्ट के बारे में। बी आर अम्बेडकर वॉज नॉट इन फेवर ऑफ सोशलिस्ट इन। तो मतलब ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आप अगर अम्बेडकर डिटेल में पढ़े तो आपको पता होगा, अदरवाइज पता नहीं होता तो हार्ड कैटेगरी में रखूँगा इसको। अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो इज कार्ल मार्क्स फॉर्मुलेशन ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर इन अ जम्बल्ड ऑर्डर, गिव द करेक्ट ऑर्डर। कार्ल मार्क्स का बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का, चलो मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, क्वेश्चन ये आप बनाना, मैं आपको आंसर भी बता दूंगा बट क्वेश्चन आप ये बताना। देखो कार्ल मार्क्स कहता है ना, कार्ल मार्क्स का 3-4 कंसेप्ट है, याद रखना। एक है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, एक है आपका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, एक है आपका डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, एक है क्लास स्ट्रगल का थ्योरी, एक है आपका थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। अब देखो भाई, यही 4-5 जो थ्योरी है ना, इस पे पूरा मार्क्सिज्म टिका हुआ है, और यही हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है। इसका एक समझाने के दरमियान वो यूज करते हैं बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल। मेनली इसमें बात यही करते हैं कि जो इतिहास है वो चलता ऐसे है कि इतिहास में एक जो क्लास होगा वो मोड ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेगा, यानी कि उस समय जो भी मोड ऑफ प्रोडक्शन हो, जहाँ से समाज में जो है वो पैसा आ रहा हो। तो जैसे वो बात करते हैं फ्यूडल सोसाइटी की, तो फ्यूडल सोसाइटी में लैंड जो था वो मोड ऑफ प्रोडक्शन था। तो जो फ्यूडल लॉर्ड थे वो डिसाइड करते थे कि बाकी दुनिया कैसी होगी। तो यही बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, ये बोलते हैं कि जो इकोनॉमी है वो बेस है, और इकोनॉमी को जो कंट्रोल करता है वही डिसाइड करता है कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा। सुपर स्ट्रक्चर मतलब पूरी सोसाइटी, गवर्नमेंट, मिलिट्री, पुलिस, एडुकेशन, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमी इज इन सुपर स्ट्रक्चर। सो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इकोनॉमी इज द बेस एंड एवरीथिंग इज अबव द बेस इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। सो दिस इज द आइडिया ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल है, आई थिंक आपको इस पर सोचना चाहिए। यू मस्ट थिंक ऑन दिस क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज समथिंग जो आप अगर आप बता के और आंसर डालोगे तो आई विल फील कि जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, जो बताया है वो काम कर रहा है। तो आप इसका आंसर मुझे आंसर की में बताओ, सॉरी आंसर की मैं बोल रहा हूँ, मतलब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने आपको थ्योरी बता दी है कि इससे वो क्या समझते हैं। Which one of the following is not a part of central theme of green ideology? ग्रीन आइडियोलॉजी का सेंट्रल थीम क्या नहीं है? ये बोल रहा है कि which one of the following is not a central theme of green ideology। तो आई थिंक कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आई डोंट नो कितना टाइम हो गया है, और अभी तक हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। 60 क्वेश्चन लगभग अभी तक हमने 40 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस कर लिए। तो 40 क्वेश्चन डिस्कस करने का मतलब है कि ये लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है अभी। तो हम एक काम करते हैं, हम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेके आते हैं क्योंकि अब क्या हो रहा है, जब जिस फ्लो में मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ, पढ़ाने के साथ मैं कुछ डिस्क्राइब करते जा रहा हूँ। अगर मैं डिस्क्राइब ना करूँ ना तो ये हो जाएगा कि वो चीज़ें आपको बस मतलब ऐसी होंगी कि हाँ, मतलब ऊपर से निकल गया लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, आई विल डिस्कस द क्वेश्चन विथ यू इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाकी जो क्वेश्चन है, क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, लगभग अभी 140 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।
तो आई थिंक आप हमें बताओगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि वीडियो का फॉर्मेट कैसा लगा। अगर एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है तो मैं वीडियोस को एक्सप्लेन भी करता चला जाऊंगा, भले ही इसके लिए ये हो कि जो वीडियो है वो अलग अलग पार्ट में आए, पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर और डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं और हो सकता है एक वीडियो को 3 वीडियो में बनाऊँ, 20-20 क्वेश्चन करके डिस्कस करूँ, बिकॉज आई थिंक डिस्कसिंग क्वेश्चन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा आपको वहाँ पे नॉलेज भी होना चाहिए, सिर्फ ऐसा दिमाग में आ जाए ये आई डोंट थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी जो मैंने आपको बताया, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स, सी द फीस इज़ वेरी नॉमिनल। हम फीस ज़्यादा रखते ही नहीं है, 2000 रुपया या 2500 रुपया ऐसा फ़ी होता है हमारे मेन कोर्स का। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप वही 2000 से 2500 के बीच में हमारा फ़ीस है। एंड इसमें आपको पता है हर कंटेंट मिल रहा है, मतलब पूरा सिलेबस इन डिटेल वीडियो जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। और जब आप पढ़ते हो तो सिर्फ कंटेंट ही पढ़ाता हूँ, ये तो क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन द क्लास। अपार्ट फ्रॉम डैट यू विल ऑल्सो गेट द टेस्ट सीरीज़। आपको 10 फुल लेंथ मॉक जो है वो मिलेगा, प्लस डेली जो आपका पढ़ाई होता है उसके बेसिस पे एक टेस्ट संडे को होता है। तो संडे को एक रिवीजन टेस्ट भी होता है। तो क्लासेस चलेंगी डेली, 2 क्लासेस चलेंगी। एक क्लास जो चलेगी पॉलिटिकल थ्योरी की चलेगी, एक क्लास कॉन्स्टिट्यूशन का चलेगा। संडे को टेस्ट होगा, आपका सिलेबस टाइम से बहुत पहले कंप्लीट होगा और उसके बाद आपको एम्पल टाइम मिलेगा रिवीजन करने के लिए। तो आई थिंक इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ क्रैकिंग CUET दिस ईयर मीन्स 2025, सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू क्रैक दैट। यू शुड ज्वाइन अ क्लास। आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ रही है, आप टेस्ट दे रहे हो, समझ रहे हो, एंड विद अ वेरी नॉमिनल फ़ी। सो फॉर एनी डिटेल यू कैन कॉन्टैक्ट रमेश सर। आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप नीचे डिटेल में जाएंगे, वहाँ पे आपको नंबर दिख जाएगा। सो ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टिल हेयर। अगर आप यहाँ तक सुने हो तो ऑब्वियसली यू हैव लाइक द वीडियो। थैंक्स अगेन।